हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक सेल्स के कुछ क्वेश्चंस कराने आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको कराऊंगा किरचॉफ्स लॉ। ये 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी हैं इस साल के लिए, 23-24 के लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। इसलिए बेटा मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आप मेरा डस्टर देख लें, ये मेरा डस्टर है और ये मेरे पेन्स है ना। पेन्स भी बहुत सारे हैं मेरे पास, देखिए है ना। इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अभी पेन पुराने हो गए हैं क्योंकि बहुत पेन जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये। ठीक है, बहुत महंगे पेन होते हैं मेरे लिए तो महंगे ही हैं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए तो है। लेकिन मेरे लिए आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए मेरे इंडियन जो मेरे बच्चे हैं, जो हिंदुस्तानी मेरे बच्चे हैं, उनको बहुत आगे बढ़ना है। उनके लिए हम सब करेंगे, है ना। यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक सेल। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया है न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, राइटिंग पे ध्यान मत देना। और मैं शुरू करता हूँ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। सबसे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं। मान लिया मैंने एक सेल ले लिया, ये रेजिस्टेंस लगा दी, इसका R है, इसकी EMF E है। करंट चला इस तरह से, जहां से करंट एंटर करता है प्लस, जहां निकलेगा वो माइनस। ठीक है, करंट चल रहा है I, तो इसमें अगर मैं PD निकाल लूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा। बेसिकली मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि ये भी सेल हो गया, इसका IR पोटेंशियल है, इसका E है। चूंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, तो आप बोलो सर वोल्टेज माइनस हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा V जो होगा E माइनस का IR। इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में बेटा। अगर मान लो इन केस कभी कभी ऐसे भी दिया होता है, मान लिया ये रेजिस्टर, करंट आपकी से ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये E है, ये R है, तब क्या होगा। तब देखिए आप, अगर मैं इसको एंटर कराऊंगा प्लस और ये माइनस, है ना, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब मैं बोलूंगा भाई इसको भी अगर सेल मान लूं, तो ये प्लस का सेल और ये माइनस का सेल, ये तो E है और ये I करंट आया तो IR हो गया। अगर मैं इसकी वोल्टेज निकाल दूं तो आप बोलो सर इसका तो प्लस माइनस, इट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो आप बोलो सर इसको तो ऐड कर दो सीधा तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। या ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। आई टेल हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलेस। इट इज द चार्जिंग केस, इट इज द डिस्चार्जिंग केस, इट इज द चार्जिंग केस। इसे चार्ज यानी कि चार्जिंग केस। ठीक है, जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी जब लगाते हैं, जब हमें इसे चार्ज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल बैटरी चार्ज करने के लिए। जब हमें बैटरी चार्ज करनी होती है, अपना सेल चार्ज करना होता है, तो चार्जर लेते हैं और चार्ज पॉजिटिव को यहाँ से लगा देते हैं, निगेटिव को यहाँ से लगा देते हैं। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो याद कर लो, जब भी हम किसी बैटरी से कोई करंट लेते हैं, क्लोज सर्किट में होता है, तो याद कर लो E जो होता है वो बड़ा होना चाहिए V से। देख लो, E में से कुछ माइनस हो रहा है, E में से IR माइनस हो रहा है, तभी तो वोल्टेज मिल रहा है आपको। तो E तो बड़ा है। E क्या है, EMF। E क्या है, किसी सेल का EMF है। मैं बता चुका हूँ, मेरे लास्ट लेक्चर में देखेंगे EMF क्या होता है जब किसी सेल से करंट नहीं लिया जाता था। दूसरा देखिए बात, यहाँ पर मैंने बोला कि देखिए करंट कहाँ एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में, तो बोलो से इट इज द चार्जिंग के केस में याद कर लो V बड़ा होना चाहिए E से। देख लीजिए E में कुछ ऐड कर रहा हूँ, E में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, तभी तो बन रहा है V। तो आप बोलो सर इस वाले केस में ही होगा, याद होना चाहिए। कॉपी करते जाएंगे आप लोग। फिर मैंने नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है जी। इसमें और देखेंगे, अगर किसी सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये मेरे पास बैटरी है, ध्यान से सुनना, एक न्यू बैटरी है और एक ओल्ड बैटरी है। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ओल्ड, ठीक है, एक न्यू बैटरी है, एक ओल्ड बैटरी है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये 2 साल चली हुई बैटरी है। मैंने बोला इसकी भी EMF E लिखी थी, इस पर भी E लिखा था, यानी दोनों 12 वोल्ट की थी। सपोज करो ये 12 वोल्ट और ये भी 12 वोल्ट की थी। ठीक है,
अब मैं पूछता हूँ, ये मैंने तो दोनों बैटरी दे दी, तो बताइए किस में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? बताइए आप, फर्स्ट में, सेकंड में, किस में? तो आप बोलो सर, बच्चे बोलेंगे यार फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड में ज्यादा होगा, पुरानी बैटरी है, इसमें अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। तो आपका आंसर होगा दोनों में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। बेसिकली इन दोनों में अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, जब तक करंट नहीं चलेगा तब तक इन दोनों में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो मैंने बोला कि ये करंट और ये करंट, अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा करंट तेज होगा कौन सा कम होगा, ठीक है, पहले मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लोज सर्किट में लाना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट कि किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो अभी याद कर लो, तो ओपन सर्किट में जब करंट नहीं चल रहा होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होती है, जीरो, क्योंकि जब करंट चलेगा इलेक्ट्रोलाइट में तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के आयन से कोलाइड करेंगे, तब रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी जब ओपन सर्किट होती है दोनों की आर क्या होगी, जीरो, चाहे नई बैटरी हो चाहे पुरानी बैटरी हो, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी ओपन सर्किट में, याद रख लेंगे इस चीज को। अच्छा, और देखिए अगर ये जीरो होगी जब करंट नहीं चल रहा है, मैंने बताया था V = E - IR, जब करंट नहीं चलता है, जब करंट नहीं चलता है तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो यानी V = E होता है। तो याद कर लेंगे बेटा, जब किसी बैटरी में करंट नहीं चल रहा होता है तो जितना उसका EMF होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही उसका V होता है। तो V और E कब बराबर रहते हैं, केवल जब बैटरी ओपन सर्किट में होती है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है। बात समझ में आ रही है तुम्हारी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने कुछ और बात करी आपसे, देखते जाएंगे आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं, हार्डली 10 मिनट 5 मिनट की बात है। देखिए और ध्यान से देखिए, मान यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने बोला बेटा मेरे पास कुछ सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो और ले लो, ठीक है, 6 सेल्स सुन देख रहे होंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6। अब देखो जरा ध्यान से, ये E है, 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 इनके बीच में अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस R R R R R R। आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पर, यहाँ नोटिस करिए कि भाई ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक मिनट जाओ, एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, इसको कर लो प्लस माइनस, ठीक है। जब मैं इनकी, मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मुझे 3 और 6 बैटरी दी गई, 6 सेल्स दिए गए, और जब आप मुझसे बोला गया कि भाई इसमें ये 6 सेल्स जो हैं इनको सीरीज में कंबाइन करो, सीरीज में कंबाइन करो। जब मैं लगा रहा था तो मुझसे गलती से एक सेल गलत लग गया। देखिए आप, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, सुने याद, ये सारे सेल जो हैं, ये वाला 1 2 3 4 5, ये कंबाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा बड़ा सेल जोड़ के 5E। ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, न्यूमेरिकल करने हैं भाई आपको, न्यूमेरिकल्स करने हैं भी। अच्छा, ये बेचारा अकेला था जो इसकी गलती से टर्मिनल उल्टे लग गए थे, तो ये मैंने लिख दिया E। अच्छा, ये 5E है, ये E है, तो नेट आएगा 4E। क्या आया? तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 सेल्स लगाए, आई टुक 6 सेल्स, लेकिन 6 सेल में तो 6E आंसर आना चाहिए था। If I have used 6 cells of EMF E, then the answer should be of 6E। कितना होना चाहिए? 6E आंसर आना चाहिए था। कितना आ रहा है? 4E। क्यों ऐसा हुआ? उसके बाद बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि 6E इसलिए नहीं आया, ये जो खराब लगा था सेल, ये उल्टे लग गया। देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, इसने इसको खराब कर दिया, इस सेल ने इसको खराब कर दिया। तो एक सेल ने एक दूसरे वाला सेल को भी जीरो कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो कितने बचे? 1 2 3 4।
अच्छा, इसीलिए इसका 4E आंसर आया। तो सोचो जरा, मैं बोलूं मैंने n सेल्स को कनेक्ट किया, मैंने क्वेश्चन बोला, आपसे छोटा सा क्वेश्चन बोला बेटा, मैं सेटअप कर रहा हूं। मैंने मान लो मैंने n सेल्स कनेक्ट किए, ठीक है, n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, बाय मिस्टेक one cell is wrongly connected, then E नेट बताओ कितनी होगी, कितना EMF होगा टोटल। मैंने n सेल लगाए और एक सेल उसमें n सेल जब लगा रहा था सीरीज में लगा रहा था बेटा, एक सेल मुझसे गलती से वो जो है कि उसके टर्मिनल जो है वो गलत कनेक्ट हो गए, रॉन्ग कनेक्ट हो गए। तो उसने बोला भाई नेट क्या होगा, तो सुनो जरा, सोचो जब 6 थे, 6 थे ना बेटा, तो 6 का आंसर कितना आया था 4E, 6 थे ना, यानी 6 में से 2 खराब हो गए, है ना। तो अगर n थे, n में एक गलत लगाया तो n-2E इसका आंसर होगा। कितना होगा, क्योंकि एक सेल तो खराब लग गया था, लेकिन एक ने एक और खराब कर दिया। तो यानी कि आप बोलोगे सर अगर n सेल लगा दूं और उसमें रॉन्गली एक सेल गलती से मेरा प्लेस हो जाए तो आप उसका नेट E जो होगा वो n-2E। बोर्ड का है वो क्वेश्चन है भाई, आया है क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह का, ठीक है, आपको करना पड़ेगा ये। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको ये भी क्लियर हो गई बात है सेल्स के बारे में। और देखिए बात, बेसिकली बेटा क्या होता है कि अगर मान लो सेल्स को मैं सीरीज में लगा दूं, n सेल्स है बेटा, और इसमें रेसिस्टर लगा दूं बेटा R, और ये सारे E के हों, n सेल्स हैं और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, ठीक है, R हो, तो पता है I कितना होता है, NE अपॉन, ये प्रूफ करा दूंगा आप कहोगे तो, मैंने लास्ट क्लास में बताया है, आप मेरे सारे लेक्चर देखते जाए। NE अपॉन R, ये वाला R प्लस का सीरीज में NR, याद कर लेना बेटा। अगर यही पैरेलल में हो, ये सीरीज में है, बेटा मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी जहाँ लगेगा बताऊंगा मैं आपको। अगर पैरेलल में हो, n सेल्स ऑफ EMF E and internal resistance R with external resistance R, तो I कितना होगा, मैंने बोला n सेल को कनेक्ट किया जिसकी सबकी EMF R है और उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ है और सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। पैरेलल लगाएं, कैसे लगाएं, कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया भाई। तो उसने पूछा बताओ करंट कितना जाएगा, तो बोलो सर I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बाई N। ये मैं सॉल्व कर दूंगा तो NE अपॉन NR प्लस का R, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये पैरेलल केस है, ये सीरीज केस है, याद कर लेंगे, इसे पैरेलल केस बोलते हैं। अरे भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे जब आपको फॉर्मूले नहीं आते होंगे, तो हाउ कैन यू प्रूव द आंसर्स, हाउ कैन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विदाउट नोइंग द फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सीरीज में अगर एक से E लगा हुआ है तो ये होगा, आपको कॉपी करना है, जल्दी आप कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मिक्स्ड सेल हो, मिक्स्ड के मतलब जैसे यहाँ पर E, ये सीरीज है, सीरीज चल रहा है इसके साथ और पैरेलल चलते रहे, ऐसे करके n सेल है बेटा यहाँ पर, फिर ऐसे भी चल रहे हैं, ये न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा बेटा, ठीक है। सब E के हैं, E R E रा E रा, ऐसे। तो देखो यहाँ पर एक तरफ से सीरीज चल रहा है, मैंने मान लिया n सेल्स हैं और पैरेलल में m सेल्स हैं। कितने हैं बेटा, m सेल्स। तो बताओ भैया इसका क्या होगा इसका I क्या होगा, बताओ भाई, सोच के बताइए।
कैसे करेंगे भाई? इसका आई जो आएगा वो आएगा एम एन, ठीक है, इसका आई आएगा एम एन आर, एम एन आर, एम एन, क्योंकि यहां पर आ रहा है ना ई, एम एन ई, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस का एन आर, कुछ ऐसे आएगा। कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, 2 मिनट आता हूं मैं। चलिए कॉपी कर लीजिए पहले, कॉपी कर लेंगे आप लोग। आई जी क्या हो जाएगा बेटा? एम एन ई, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। देखियो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ये डेरिवेशंस हैं, आपके बुक में दी होती है तो आप आराम से कर भी सकते हैं, और मैं आप कहेंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं और सॉल्व प्रूफ करा सकता हूँ। मैं केवल न्यूमेरिकल की बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारे जब ई सेल जो ई सेल थे हमारे, वो सारे ईएमएफ के बराबर थे, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस आरआर थी। लेकिन अगर मान लो इन केस न्यूमेरिकल में सेल्स ऐसे आने लगे, कैसे देखें हम सर? अगर सेल्स ऐसे आने लगे, भैया उसने बोला मेरे पास 2 सेल लगा दिए, एक E1 सेल है, एक E2 सेल है, पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसने बोला भाई बताओ अगर ये लगा दें, ठीक है, तो इसके लिए नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट वोल्टेज? तो देखिए ई नेट निकालना है। ई नेट होता है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला है सीधा E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यानी कि सॉल्व करें तो E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन R1 R2 होल अपॉन R1 प्लस का R2 अपॉन R1 R2, ये कैंसिल हो गया। तो ई नेट याद कर लो, ई नेट किस वाले केस में? जब 2 सेल्स पैरेलल में लगे हों, दोनों की ईएमएफ अलग अलग हो और उनका रेजिस्टेंस R1 R2 हो, तो इसका फॉर्मूला क्या करेंगे बेटा? ई नेट हो जाएगा E1 R2। मैं सब फॉर्मूले लगाऊंगा बेटा, ये सब न्यूमेरिकल में आ रहा है, अभी 10 मिनट बाद न्यूमेरिकल आएंगे। E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, 2 सेल पैरेलल में लगे हैं तब, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा मान लो n सेल लगा दूं पैरेलल में, क्या लगा दूं? when E1 E2 E3 and so on, R1 R2 R3 and so on connected in parallel, तब क्या बना हुआ फॉर्मूला? अब बहुत सा आसान है। ई नेट तब क्या होगा? ई नेट होगा, ई नेट क्या होगा बेटा बताओ? ई नेट होगा E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। सिंपल सी बात, जितने सेल लगा दे ऐसे लगा। ये पैरेलल केस था, ये पैरेलल केस था। सीरीज देखिए आप, मैंने सिर्फ कर दिया बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट फटाफट कॉपी करेंगे बेटा, कॉपी कर रहे हैं सब आप लोग। चलिए देखिए अब और देखिए, तो आपको समझ में आ गया। अच्छा उस वाले केस में रेजिस्टेंस पैरेलल में थी, वो हम बताएंगे कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखिए सीरीज में देखिए, मान लीजिए 1 सेल 2 सेल, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये E1 ये E2। तो सीरीज में अगर 2 सेल लगे हों, अगर सीरीज में 2 सेल लगे हों तो ई नेट जो होता है क्या होता है? सुनिए आप जरा, ई नेट क्या होगा? ई नेट होगा, देखिए ध्यान से देखना, प्लस मान लिया मेरे करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस, है ना, फिर ऐसे क्या, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। तो सुनिए याद जरा, मैं बोल सकता हूँ भाई इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज मैं V1 मान लूँ, इसका V2 मान लूँ, इसका V1 मान लूँ। ध्यान से सुनना भाई, फिर से सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ करके दिखाता हूँ। अभी देखो जरा, सीरीज में देखिए, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटिंग में ध्यान मत देना बेटा, समझे आप मेरे क्वेश्चन। ये मेरा हो गया, मैंने बोला मेरा एक सेल ये है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये E1 सेल है, ठीक है ना। चलो R2 मान लो, इसे E2 मान लो। फिर मैंने एक सेल और दिया, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी E1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने मान लिया इसके अबाउट वोल्टेज V2 है और इसके अबाउट वोल्टेज V1 है।
तो देखो V1 जो होगा वो हो जाएगा E1, करंट तो ऐसे जाएगा, करंट तो ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, करंट जा रहा है ना। तो मैंने बताया था डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, अभी पीछे बताया था। तो V1 हो जाएगा बेटे इस वाले के लिए हो जाएगा E1 माइनस का I R1, और V2 क्या हो जाएगा E2 माइनस का I R2, दोनों को ऐड कर दें, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा इनके बीच में, टोटल वोल्टेज V क्या होगा, V हो जाएगा E1 प्लस का E2 माइनस का I R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा E नेट। सिंपल सी बात है, ये इसका R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट हमेशा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्या तुम्हारे पास समझ में आ रही है? चलिए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखें आप लोग, पहले मैं बहुत इजी लेवल से न्यूमेरिकल लेकर चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। अभी आप ये देखते जाइए, हार्डली जब दोबारा इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको सारे कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स मतलब MCQs बहुत सारे करेंगे हम लोग, जिससे आपको आराम से बेसिक्स क्लियर हो, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर पाए। सुनिए आप, मैंने क्या किया, एक सेल लिया, सुनते रहना, एक सेल लिया, ये इसकी EMF E थी, रेजिस्टेंस R था, मैंने यहां लगा दिया 1 एम्पियर मीटर A1, ओके, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। पहले मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, दूसरा डायग्राम देखें, फिर मैंने वही E लिया, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R था, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, और मैंने यहां लगा दिया वोल्टमीटर, सॉरी एम्पियर मीटर A2। फिर मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लिया, सेकंड हो गया ये, मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लिया, ये लिया R1 R2, सॉरी R2, ये R ये E, यहां पर मैंने और लगा दिया 1 एम्पियर मीटर A3, क्या लगाया A3, फिर मैंने और लिया, समझ आ रही है? अब किस मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई ऐसे लगाऊंगा इस बार, E R है ना, R, और यहां पर मैंने एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, और यहां लगा दिया वोल्टमीटर, सॉरी एम्पियर मीटर A4, ये A4 है बेटा, ये R1 है, ये R2 है। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चारों में से जो I1, अब मुझे पता नहीं, जब मुझे रीडिंग दी गई, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मुझसे कहा गया ऐसा है, 2 मिनट वेट करेंगे बेटा। हेलो, हाँ जी, कौन? बताइए। जी मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, मैं समझ गया आपके, ठीक है। हाँ बेटा देखिए जरा, फोन आ जाते हैं, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। सुने आप जरा। तो बेटा जब मुझे आंसर दिए गए, तो दिया गया, एक ने बोला भाई 0.42 आया है एम्पियर, सॉरी कितना, 0.42 एम्पियर। पता नहीं इसमें किस में से आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एक में बोला गया भाई 4.2 एम्पियर आ गया। अरे एक बच्चा बोला कि मुझे इनमें से कोई सी रीडिंग A1 या A2 या A3 या A4 या A5 की, मुझे A4 तक की जो रीडिंग दी गई, एक बच्चा बोला 1.05 एम्पियर आ गया। कितना बोला? एक बच्चा बोला 1.4 एम्पियर आ गया। तो उन्होंने कहा बताओ ये कौन सी A1, A2, A3, A4 किस किस की रीडिंग होंगी, ये बताना है, ठीक है, सेल से रिलेटेड है। सुने यार जरा, तो देखो जरा एक चीज देखो, इसमें सबसे बड़ा करंट ये वाला है 4.2, ठीक है। यहाँ देखते करंट कितना आएगा, इस करंट का फॉर्मूला देखो, I1 मानता हूँ, इस I1 मानता हूँ E/R केवल। नीचे रेजिस्टेंस सबसे छोटी है, केवल एक रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा तो I max होगा, तो ये ले लेंगे सर, बोलेंगे सर I1 जो होगा, A1 का रीडिंग जो होगा, A1 का रीडिंग होगा 4.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने और बात करी भाई, अब मेरे पास 1, 2, 3, 4 बचे हैं, सबसे बड़ा करंट ले लिया, उससे छोटा देखो जरा, यही तो है 1.4। यहाँ देखिए जरा, सोचने की बात तो ये है कि इसका करंट देखना A2 कितना आएगा,
मतलब I2 देखना जरा इस वाले का, ये जाएगा बेटा क्या E अपॉन R प्लस R1। इसका I3 देखना कितना आएगा, E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस का R। और E4 कितना आएगा, I4 कितना आएगा, I4 आना चाहिए बेटा क्या, I4 आना चाहिए E अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन R। अच्छा ये बात तो है, ये तो ऊपर चला जाएगा, अगर R1 प्लस R2 को ऊपर लेकर जाऊं तो ऊपर चला जाएगा ये, यानी ये करंट भी बहुत ज्यादा होगा, ये करंट भी बहुत, देखो ना ये R1 R2 एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ा देगा। तो आप बोलो सर दूसरे नंबर करंट जो होगा I4 कौन सा होगा, तो आप बोलो सर I4 जो होगा यानी A4 पे जो होगा, A4 पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा 1.4 एम्पियर। सेकंड नंबर का हो गया ना, देखो ये सबसे ज्यादा करंट क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम, उससे सबसे कम रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर हुआ, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस का हुआ, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस का हुआ यहाँ पर, और इससे ज्यादा का हुआ यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। देखो यहाँ पर आर छोटा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ाया या और ज्यादा बढ़ाया तो ये और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर, सबसे छोटा करंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बोलो बेटा क्या होगा, यहाँ पर करंट कौन सा होगा, यहाँ पर करंट कौन सा होगा बताओ, A3 वाला है ना। A3 में करंट कितना होगा बोलो भाई, सबसे कम कौन सा है इसमें 0.42 एम्पियर, याद कर लेना भाई। इस पर करंट जो होगा यानी कि इसकी A3 की रीडिंग कितनी आएगी जल्दी बताओ, 0.43। A3 की आ गई है, A4 की आ गई है, ठीक है, और A1 की आ गई, A2 रहेगा, A2 तो अकेला बच गया, कौन बचा अकेला बोलो 1.05, यस, तो ये A2 हो जाएगा 1.05 एम्पियर, याद कर लेना इस चीज को, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या करना, एग्जाम में अगर आ जाए तो इनको लेट कर लेना, लेट करके करेंगे आप, R को मान लेना 1 ओम, R1 को मान लेना 2 ओम, R3 को मान लेना 3 ओम, E को मान लेना 10 वोल्ट। ध्यान से सुनना है आपको, और सब लगा देख लो, अपने आप पता चला करंट किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, मैं समझता हूँ, आया कि नहीं आया, आया ना।